नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो आप लोग कभी सोचते होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम लव यू ज़िंदगी क्यों रखा? तो मैंने इसलिए रखा है अपने चैनल का नाम क्योंकि मैं चाहती तो जो कुछ ऐसा स्टडी रिलेटेड नाम रख सकती थी, कुछ भी मतलब अलग नाम रख, लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। जो इंसान अगर सोचता है कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों क्यों आप अपने को कोस रहे हो? आप अपने को कोसने से अच्छा है कि आप उसे सुन अच्छा देखो। तो जो किसी चीज़ को हम अच्छा देखेंगे तो वो चीज़ हमें अच्छी दिखेगी, और किसी चीज़ को हम खराब देखेंगे तो वो चीज़ हमें खराब दिखेगी। जैसे मेरा एक अगर जैसे सोचना है कि अगर आप किसी से थोड़ा-सा आपको बुरा लग रहा है या जलन हो रही है उसको देख के, तो आप उससे दोस्ती कर लो, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना? तो मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम लव यू ज़िंदगी रखा है। तो दोस्तों, मैं आप आपको लगातार व्याकरण की इस सीरीज़ में मैं अध्याय 6 में क्रियाएँ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको क्रियाएँ तो पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद हम काल पढ़ रहे हैं। तो काल में मैंने आपको कल जो है सिर्फ़ अब मैंने आपको क्या कहते हैं, जो है भूतकाल पढ़ाया था, क्योंकि भूतकाल पढ़ाया था, भूतकाल के कितने भेद हैं वो पढ़ाया था, और उसमें भी क्या-क्या कैसे पहचानेंगे कि भूतकाल में आसन्न काल कौन-सा है, हेतु हेतु मत, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। तो आज वही काल से ही रिलेटेड हम आगे जो है वर्तमान काल और भविष्यत काल को पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे को पढ़ाया जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उसे प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, हम टॉपिक काल पे, ये जो मैं बुक से पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही जो है ग्रामर के लेके, मतलब अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो उसके लिए ये सबसे मुझे मुझे जैसा लगता है अच्छी बुक है, क्योंकि एकदम डीपली हर चीज़ दिया रहता है और एकदम अच्छे से आपको समझाएँगे, ठीक है? तो हम लोग ने कल जो है आप यहाँ से पढ़ा था, यहाँ ये हमने टॉपिक को ख़त्म किया था भूतकाल, और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन-सा? वर्तमान काल। कौन-सा? वर्तमान काल, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, सब पढ़ रहे हैं, सब अपना अच्छा, लेकिन क्या होता है ना, एक रिवीज़न जो होता है ना, वो हमको नहीं होने कर पाते। तो मैं बस समझ लीजिए मैं आपको वही रिवीज़न करा रही हूँ। आप रिवीज़न के तौर पे अगर मेरी वीडियो सिर्फ़ सुनेंगे, अगर आपको हाउसवाइफ़ है या फिर जॉब वाले हैं, तो अगर आपको नहीं टाइम है तो सिर्फ़ सुनिए। अगर हो सकता है कभी-कभी हम कोई चीज़, हम गाना कैसे हमें याद हो जाता है, हम उसको बार-बार सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो पढ़ाई भी वही है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, उसको पकड़ेंगे तो हम अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्तमान काल प्रेज़ेंट टेंस, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग परिभाषा। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से जो है रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कोई भी जो क्रिया है वो किस रूप में वो जो कार्य है वो किस समय चल रहा है, अभी चल रहा है या बाद में हो चुका है या होने वाला है, इसी से तो हम काल का पता चलता है। तो जो काल अभी क्रिया जिस रूप में कार्य का मतलब का वर्तमान काल है, जैसे अभी चल रही है तो वही तो हम वर्तमान काल में कहते हैं। तो देखिए, जैसे मुनि माला फेरता है, मुनि माला फेरता है, तो यहाँ पे जो मुनि है वो अभी मतलब तत्काल जो है, मतलब अभी वर्तमान समय में माला फेर रहा है ना? गवैया गा रहा है, जो गाना वाला है वो गा रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तो पता ही पहचान ही लेते हैं, लेकिन जो है हमको पहचानना है कि उनके भेद कैसे हम पहचाने, वो चीज़ हमें जानना है ना? तो वही हम देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ
सामान्य वर्तमान होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, मतलब जो कार्य हो रहा है वो एक आराम से हो रहा है, वो मतलब ना पहले हो चुका है ना जो है बाद में होने वाला है, वो चल रहा है, तो उसी को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा जो है रो रहा है, ना वो चुप हुआ है और ना उसके पहले उसने रोया था, तो वही क्या होगा हमारा बच्चा रोता है सामान्य वर्तमान काल। अब आपको ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये ज़्यादा क्लियर कब होंगी, जब मैं आपको इससे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो इसके बाद हम जो है 100 प्रश्न करेंगे, हर एक टॉपिक से मैं 100 प्रश्न आपको करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। तो श्याम का जो पत्र है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ना वो पहले लिख रहा था, वो अभी लिख रहा है ना, तो वही हमारा क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। मतलब जो काल तुरंत हो रहा है, वो खत्म भी नहीं हुआ है और ना वो पहले हुआ था, ठीक है, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए आप लोग, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान होता है। मतलब यहाँ कह रहा है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है, मतलब वो चल रहा है, कार्य जो है अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। अब देखिए ये और ये जो दो है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, एक ये और एक ये। इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कार्य हो रहा है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कार्य जो है आधा हुआ है, अभी बस पूरा नहीं हुआ है। जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा पहले से रो रहा था, अभी भी रो ही रहा है ना। श्याम पत्र लिख रहा है, अब यहाँ पे श्याम पत्र लिखता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये श्याम पत्र लिखता है मतलब वो उसका पेन अभी चल रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, श्याम पहले से थोड़ा पहले से अपने पत्र की शुरुआत कर चुका है, बस वो पूरा नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। संदिग्ध वर्तमान काल, प्रश्न नंबर 3। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे एक है, पहला है, अब बच्चा रोता होगा। मतलब इस जो संदिग्ध, इसको तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है, मतलब हमें पूरी बात क्लियर पता नहीं है। तो यही बात हम इसमें पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान में, कि यहाँ कह रहा है, पहला देखिए आप लोग, कि अब बच्चा रोता होगा, अब बच्चा रोता होगा, मतलब हमको पता नहीं है वो बच्चा रोता होगा कि नहीं रो रहा है, कि चुप हो गया है, नहीं, मतलब एक संदेह कर रहे हैं उस पर, मतलब डाउट हो रहा है। श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, अब आपको ये नहीं पता है कि श्याम इस समय क्या कर रहा है, पत्र, तो आप सोच रहे हो कि हो सकता है श्याम पत्र लिखता होगा। तो आपने वर्तमान काल के तीनों काल को समझा। पहला कौन था, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा था अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा था संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें जो है आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं भविष्यत काल पे। भविष्यत काल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहेंगे परिभाषा। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, मतलब हर एक जो है वाक्य आपको क्रिया से ही मिलेगा, तो क्रिया से ही आप पहचानेंगे कि कब वो कार्य हो रहा है ना। तो क्रिया से जिस रूप से यह, मतलब अगर आप कहें कि काल में, तो काल में क्रिया का सबसे बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे पहला देखिए आप लोग यहाँ पे, श्याम पत्र लिखेगा, श्याम पत्र लिखेगा। दूसरा है, शायद आज संध्या हो वह आए, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ क्या कह रहा है कि शायद आज संध्या हो, संध्या को वह आए, मतलब आपको बात के बारे में सोच रहे हो कि हो सकता है जब संध्या हो तो वो हो सकता है आए। अब इसमें आपको वाक्यों को, मतलब ये जो इसके प्रकार है उन्हें समझने हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य
में होने का बोध हो उसे भविष्य सामान्य भविष्यत कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के, मतलब क्रिया किस रूप में कौन वो कार्य हो रहा है, उस वो भविष्य में हो रहा है, तो वहाँ पे हम भविष्यत काल कहलाता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, नहीं, हाँ ये तो हमने पढ़ा ना। हाँ तो मतलब यहाँ पे बोले श्याम पत्र लिखेगा, लिखेगा मतलब ये अभी हुआ नहीं है, सोचा है कि हाँ भाई हमको पत्र लिखना है, या फिर कह रहा है कि हाँ पत्र लिखेगा कोई, तो उसने किया नहीं है, वो करेगा है। हम घूमने जाएंगे, अभी ना उसके बारे में हमने सोचा है, लेकिन अभी हमें जाना कब है, बाद में, तो हम घूमने जाएंगे। जो काम अभी नहीं हुआ है, बस उसके बारे में सोचा जा रहा है, तो वही हमारा सामान्य भविष्यत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य भविष्यत होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य में भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, मतलब आपने सामान्य में देखा कि आप सोच रहे हो तो वो कार्य हो के होएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा आपको मतलब डाउट रहेगा कि शायद हो सकता है ना, ऐसा शब्द आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शायद आज वह आए, मतलब कंफर्म पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसी को हम संभाव्य भविष्यत कहते हैं, लेकिन हम वो सोचते हैं बात के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है संभव है श्याम पत्र लिखे हो, मतलब इसमें भी कह डाउट है कि हो सकता है कि श्याम पत्र लिखे। ठीक है सॉरी। इसके बाद आप देखिए वाच। अब हम आज हमारा टॉपिक क्या है, वाच। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है। मतलब चाहे जो भी हो उस वाक्य में आपको ये पता चल रहा है कि जो ये क्रिया हो रही है इसको कौन संपादित कर रहा है, कि तो वो कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है कि कर्म कर रहा है या भाव कर रहा है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको प्लीज़ अगर समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग एक बार उसे देखिएगा, सुनिएगा, तो मुझे ज़रूर करिएगा लाइक। ठीक है, आगे देखिए हम लोग वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मैं इंग्लिश के इंग्लिश के वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अभी हिंदी पे अपने कॉन्सेंट्रेट है, तो हम हिंदी क्लास करें तो सिर्फ हमें हिंदी पे ही ध्यान देना है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पे थोड़े ऐसे प्रश्न हैं कि आप उसको वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता है तो उसके बाद हमें या तो के द्वारा दिखना चाहिए परसर्ग, या तो से दिखेगा, ये प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। मतलब अगर आप डेली बोलचाल की भाषा की बात करते हैं ना, उसमें हम जब से का प्रयोग करते हैं तो वो निषेधात्मक वाक्य में किया जाता है। जैसे क है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे जो कर्ता है वो है मुझे, तो वहाँ पे मुझसे लिख दिया ना, मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य के बाद जो कर्ता आएगा वो हमेशा नकारात्मक में आएगा, जिसमें से लगेगा। उससे काम नहीं होता, ये निगेटिव, जहाँ पे से लगेगा वो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा।
उसका दूसरा बिंदु देखिए आप लोग, कर्मवाच्य और तथा भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता से का प्रयोग होता है वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे कह रहा है कि कर्म तथा भाव के निषेधात्मक वाक्यों में कर्ता प्लस धन से का प्रयोग होता है, वहाँ एक असमर्था सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, माता जी से पैदल नहीं चला जाता, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं ना, माता जी से, है ना, से जहाँ पे होगा वो नकारात्मक होगा और असमर्थात्मक सूचक भी वाक्य होगा। उससे उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। समझ रहे हैं ना, जो जहाँ पे से कर्ता के साथ अगर से प्रयोग किया गया है, या तो वो वाक्य निषेधात्मक वाक्य रहेगा या तो असमर्थात सूचक वाक्य रहेगा। इसका दूसरा पॉइंट है, कृतवाच्य के सकारात्मक वाक्य में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य के सकारात्मक को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है क, ये वह गाना गा सकते हैं, ये वह गाना गा सकते हैं। माता जी मिठाई बना सकती हैं, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामर्थ्य की बात आएगी। जब कृतवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में क्या आएगा, सामर्थ्य की बात आएगी, तब वहां पे क्या क्रिया में लगाया जाएगा, सक लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, सक। आगे देखिए हम, इसी तरह कृतवाच्य वाक्य के असमर्था सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। इसी तरह जब असमर्था सूचक वाक्य होगा उसमें भी सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता। वह अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आप ये सब वाक्य हैं जहाँ पे सकता आएगा, वो कृतवाच्य के असमर्था सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग किया जाता है ना। आगे देखिए आप लोग, कर्मवाच्य के प्रयोग में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है और सोया जाता है, खाया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, मजदूर पेड़ नहीं काट रहे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्मवाच्य में प्रयोग में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है, सोया जाता है, कर्मवाच्य में, हाँ, खाया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं, मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं में अगर हम इसे कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा है ना, कट रहा। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई मिठाई नहीं बना रहा। तो यहाँ पे तो असमर्था सूचक वाक्य है, लेकिन अगर उसे कर्मवाच्य में आपको बदलना है तो आपको कैसे बदलना होगा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही है ना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दूसरा है ना,
हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही है, या फिर हलवाई से मिठाई नहीं बन रही है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे आएगा, फिर हिंदी में अकृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोभ कर दिया जाता है। हिंदी में अकृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोभ कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा, पेड़ नहीं काटा जा सक रहा है, पेड़ नहीं कट रहा है, मिठाई नहीं बन रही है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं आदि। ठीक है, तो भाववाच्य की क्रिया सदा, भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो यहाँ पे जो है कुछ बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमें समझने हैं, वो हमारे वाच्य से थे। अब हम अगला देखेंगे कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या है? कृतवाच्य परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, क्रिया का कर्ता का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, क्रिया का कर्ता का बोध हो, वह कृतवाच्य कहलाता है, जिसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वाक्य के उद्देश्य है, क्रिया या कर्ता का बोध हो, तो यहाँ पे जो है खेलता है ना, क्रिया खेलता है, लेकिन ये किसका बोध? कर्ता का बोध हो रहा है ना। यहाँ पे कर्ता वो मतलब इम्पोर्टेंट है। इसमें कर्ता जो है, अगर बच्चा की जगह कुछ और होता तो नहीं उतना आता, लेकिन यहाँ पे खेलता, बच्चा खेलता है, भागता है, घोड़ा भागता है, यहाँ पे कर्ता जो स्ट्रांग है उसमें, वो हमारा होता है कृतवाच्य। अब देखिए दूसरा, आप देखिए दूसरा देखिए कि कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, क्रिया के जिस रूप से रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। अब यहाँ पे मारना जो है वो ज़्यादा जो है इस वाक्य में स्ट्रांग दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो मारे गए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो वाक्य में जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य और कर्म प्रधान हो जाएंगे, सैनिक और मतलब यहाँ पे जो है भारत पाकिस्तान और मारे गए ये जो है ज़्यादा, तो यहाँ पे मारे गए जो हैं वो कर्मवाच्य में आएगा। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो किया जा मतलब करना, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वाक्य में नाटक छात्र सही है, लेकिन जोर कहाँ आ रहा है? हाँ, मजबूती आ रही है, किया जा रहा है, वो कार्य हो रहा है। तो आपको अगर कर्मवाच्य पहचानने को देंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर आप उसकी कर्मवाच्य जो कर्म कर रहा है वो कर्म उस पर ध्यान देना है ना। और अगर आपको कर्ता है तो कर्ता ज्यादा देखना, जोर देना। ठीक है, उसके बाद आप देखिए भाववाच्य परिभाषा। परिभाषा, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। जैसे अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता। प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग। तो देखिए कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग। उसके बाद देखिए कर्तरी प्रयोग की परिभाषा। देखिए ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जैसे आपको उतना नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो आपको मैं ये इतनी बताती वाच्य, वही इतना ही समझिएगा वाच्य के बारे में। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैंने आज आपको काल और वाच्य पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल से जो भी वीडियो आपको देखना है, हिंदी मतलब हिंदी व्याकरण से लेके वो सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं कमेंट करिए, और मुझे अगर आप मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।